स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम खास चर्चा करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ, और वो चर्चा होगी कि क्या आम मुसलमानों की उम्मीद बनने वाला है ये नया वक्फ कानून, क्योंकि 6 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। तो आम मुसलमानों की उम्मीद बनेगा वक्फ। केंद्र सरकार जल्दी वक्फ उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण शुरू करने जा रही है। मीडिया की खबरों को अगर माने तो ये पंजीकरण 6 जून से शुरू होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं में सुनवाई हो रही है। उसके बाद अंतरिम फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन जो उम्मीद है, पोर्टल है, उस पर रजिस्ट्रेशन इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। कहा जा रहा है कि वक्फ संपत्तियों का पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उम्मीद पोर्टल से देश की एक बड़ी आबादी को न्याय मिलने का भरोसा जगा है। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच काफी भ्रम फैलाया गया था। कुछ दलों ने तो इसे मजहब से भी जोड़ दिया था, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था कि देश में वक्फ की 9 लाख से भी ज्यादा संपत्तियों में गरीब मुसलमानों, महिलाओं और दूसरे मुस्लिम कम्युनिटी की भूमिका क्यों नहीं है। खबरों के अनुसार सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के अंदर रजिस्टर्ड करवा लेना अनिवार्य होगा। वक्फ से की संपत्तियों को अब जियो टैग करना अनिवार्य होगा। संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी राज्य के वक्फ बोर्ड्स की होगी। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य है। यह अनिवार्यता 1923 से ही चली आ रही है, लेकिन इसका उल्लंघन होता रहा। बड़ा सवाल यह है कि रजिस्ट्रेशन के बिना किसी संपत्ति पर मालिकाना हक कैसे कायम किया जा सकता है। सामाजिक न्याय वाले नए वक्फ की उम्मीद से उनका भी भरोसा मजबूत होगा जो वक्फ के यूजर क्लाउज के शिकार हुए हैं। अब ट्रिब्यूनल में उन्हें न्याय मिलना सुलभ होगा, जो पहले बहुत ही मुश्किल था। तो भाजपा के दिल्ली से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि वक्फ कानून से वास्तव में लोग लाभान्वित होंगे और वक्फ कानून पर राजनीति करने वालों की राजनीति बंद होगी। वक्फ का जो कानून है, उस कानून के प्रावधानों के अनुसार जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है, अब उसको लाभ मिलेगा। वक्फ के नाम पर जो लोग जमीन हथिया रहे थे और जो लोग राजनीति कर रहे थे, उनकी राजनीति अब पूरे तौर पर बंद हो जाएगी। वहीं सपा के नेता फखरुल हसन ने कहा कि हम पहले भी वक्फ संशोधन के बिल के खिलाफ थे और आगे भी रहेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश है और उस आदेश की गाइडलाइन में या उस आदेश के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी कर रही है, वो भी उस पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। जब उस पर कोई पूरा निर्णय आ जाएगा तो समाजवादी पार्टी इस पर ज़रूर बोलेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी वक्फ संशोधन बिल का विरोध करती थी, करती है और करती रहेगी। करती थी, करती है, करती रहेगी। यानी कि आप सब कुछ बता दीजिए, समझा दीजिए, लेकिन खूंटा वहीं गाड़ेंगे, ये रवैया है। खैर, इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत। साथ में दुष्यंत नागर जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बातें रखते हैं। दुष्यंत नागर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत दुष्यंत नागर जी। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मीडिया खबरों की माने तो 6 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है उम्मीद पोर्टल पर। इस खबर में कितनी सच्चाई, क्या कहीं से कोई पुष्टि इसके बारे में? जी देखिए, ये खबर आई है सूत्रों के हवाले से कि इसकी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। हम जानते हैं कि ये बात पहले कही गई थी कि उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि मौका मिलेगा तमाम वक्फ संपत्तियों को उस पोर्टल पर रजिस्टर करने का। चूँकि ये विवाद सामने आया कि बहुत सारे टाइटल नहीं थे या फिर वक्फ जो संपत्तियां हैं वो रजिस्टर नहीं थी, तो एक मौका दिया जाएगा कि वक्फ की जो संपत्ति है उनको रजिस्टर करा सके। तो इसका भविष्य में ये इस्तेमाल होगा कि जो विवाद हैं, वक्फ से संपत्तियों से जुड़े जो विवाद हैं, उनमें काफ़ी कमी आ जाएगी। क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, टाइटल स्पष्ट हो जाएगा, तो इस तरह के विवादों में कमी हो जाएगी। और आप जानते हैं कि जब वक्फ संशोधन बिल संसद से पारित हो रहा था, तब भी
जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये जो संशोधन बिल है, जो अब कानून बन चुका है, ये दरअसल वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी तरीके से बेहतर इस्तेमाल हो गरीब मुसलमानों के हित में, उसके लिए लाया गया है। और जो तमाम विवाद है वो खत्म हो, ये एक तरह से देखें तो मंशा है सरकार की। तो कुल मिलाकर समझना होगा कि ये प्रक्रिया है उसी दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। हम जानते हैं कि ये मौका पोर्टल के जरिए सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, जैसे कि सूत्र बता रहे हैं, और ये बहुत स्पष्ट तौर पर बता दिया गया था पहले भी कि रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये विधेयक में भी इस बात का प्रावधान किया गया था कि वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाए। बिल्कुल, ये रजिस्ट्रेशन पहले भी उसका प्रावधान था, लेकिन इसका उल्लंघन किया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन तो होनी चाहिए। विनोद जी, हम लोग तो इस पर लगातार कई बार, मुझे लगता है पिछले कई महीनों से वक्फ पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये माना जाए, जैसे कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, कि जेपीसी, संसद, सड़क, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ होने के बाद अगर जैसे 6 जून से रिपोर्ट है कि इसका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद आम मुसलमानों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, तो ये मान लें कि अंत भला तो सब भला। कम से कम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी बताया और अब अंततः ये मामला, जिसे कहते हैं कि एक अच्छाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। लालजी, जैसे आप अपनी रिपोर्ट में ही बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चला, काफ़ी दिन से चल रहा है, वक्फ कानून के खिलाफ में जो याचिकाएं थी, दर्जनों याचिकाएं थी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसमें याचिका में जो लोग थे वो मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी से उनका एफिलिएशन था, या वो पॉलिटिकल अपना एक मंच था, बना हुआ था। सवाल तो ये भी उठता है कि वो सवाल तो ये पूछा जा सकता है कि वो कितने देश के मुसलमानों का रिप्रेजेंट करते थे जो लोग इस वक्फ कानून का विरोध करते थे। बिल्कुल। रही बात, इंपॉर्टेंट बात ये थी, उस कोर्ट के डिस्कशन में ये बात आई थी जब कपिल सिब्बल से कोर्ट ने पूछा था कि क्या वक्फ के संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो सिब्बल ने ये बात कही थी उस समय में, कपिल सिब्बल ने, कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बिल्कुल। और रजिस्ट्रेशन अगर 1923 ईस्वी से वक्फ के पहले बोर्ड के बनने के साथ से ही रजिस्ट्रेशन की बात थी और उसकी अनिवार्यता थी, तो 2013 के जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके बाद जो वक्फ की संपत्तियां 123% बढ़ी, उस संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ? अब तक वो जिसको आपने यूजर्स क्लॉज का नाम दिया और बाई यूजर्स करके आपने वक्फ की संपत्तियां 30 लाख एकड़ जमीन से ज्यादा हो गई जी, तो उन सारी संपत्तियों का अभी तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं उसका एक मालिकाना और उसमें एक प्रॉपर डिटेल आया उन चीज संपत्तियों का कि भाई ये संपत्तियों ने किसने दान किया, कब किया, उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, किसके नाम से हुआ? ये सारी चीजें मुझे लगता है कि ये वक्फ का जो ये उम्मीद पोर्टल है, ये उम्मीद पोर्टल, इसमें एक जस्टिस का, सामाजिक न्याय का ये पोर्टल होगा। बिल्कुल। अब वक्फ पे जो दावेदारी है, वो दावेदारी में वो आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, मुस्लिम महिलाएं, उनका सरोकार बढ़ेगा। ये जो कुछ परिवारों और कुछ लोगों के गिरफ्त में ये वक्फ, जिसको आपने मुतवल्ली का नाम दिया था, मैनेजर का नाम दिया था, उनके हाथ से निकलकर अब वक्फ जो है, मैनेजमेंट वक्फ का एक ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट होगा, तो सरोकार में आम लोगों का सरोकार बढ़ेगा। बिल्कुल, आम लोगों का सरोकार होगा। और इसलिए भी जो अभी विनोद जी कह रहे थे ना कि मुतवल्ली आपने बना रखे थे, कई जगह से तो रिपोर्ट आई, मुतवल्लियों ने जमीनों का सौदा कर लिया और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनवा दिया, तो पता नहीं क्या क्या चीजें बनवा दिया। तो हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान जुड़ेंगे फिलहाल। लाल जी, एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है समझने की, हमारे दोनों प्रवक्ता अभी इस बात के लिए रखेंगे। सवाल ये है कि इस वक्फ कानून के विरोध में जिस तरह से भ्रम फैला के सियासत की गई थी, और उस भ्रम के सियासत में आपने बंगाल में, पश्चिम बंगाल में खास करके वो राइट देखा, आपने जब उनमें एक टारगेट बना के एक खास समुदाय को, लोगों को आपने जो वहाँ पे माइनॉरिटी में थे उनको टारगेट करने की कोशिश की थी, उनके घर जलाए गए, उनका पलायन हुआ वहाँ से। तो मुझे लगता है कि इस देश में ये वक्फ के नाम पे जो एक सियासत और गोलबंद करने की कोशिश हुई थी, शायद 6 जून के बाद से जब इसका पोर्टल पे ये रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, उसके बाद इन सारे भ्रम फैलाने की जो भी कोशिशें रही थी, उसका भी सच्चाई लोगों के सामने में आएगा कि एक्चुअल वक्फ का जो लोगों के साथ सरोकार वाला उम्मीद का वक्फ है, वो उम्मीद शायद कहीं से किसी के साथ
क्या कोई भेदभाव करता है या नहीं करता है। ठीक है, मुझे लगता है कि 6 जून के बाद ये भी साफ होगा। बिल्कुल ये साफ होगा। हमारे सारे मेहमान अब जुड़ गए हैं, तो मैं सीधे दुष्यंत जी के पास चलता हूं। दुष्यंत नागर जी, अभी सपा वाले ने कहा कि देखिए हम तो खिलाफ थे, खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे, मतलब चाहे जितना समझा लो, जितना बता लो, हम तो मतलब नहीं मानने वाले। ये बताइए कुल मिलाकर के वक्फ के मामले में अब ये तो ज्यादातर जो विरोध करने वाले वो तो ये समझ गए ना कि हमने गलत किया था, हमने गलत को जारी रखा था, हमने सही तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं होने दिया था, लेकिन अब फाइनली अंत भला तो सब भला, जेपीसी से लेकर के संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सड़क तक सब जगह बात हुई, और अब कम से कम ये मान लिया जाए कि अब इस मामले में अच्छा हो रहा है और सबको बात मोटे तौर पर ज्यादातर लोगों को समझ में आ गई है, खासतौर पर इस नए कानून के विरोधियों को। दुष्यंत नागर जी, देखिए, बात मेरे आपके मानने या ना मानने से नहीं है। इस कानून से सीधा सरोकार किसका है, उन लोगों की सोच क्या है, हमने कानून किसके भले के लिए बनाया। अभी हमारे साथी मिश्रा जी कह रहे थे पसमंदा मुसलमान के लिए, गरीब मुसलमान के लिए। अरे भैया, पसमंदा और गरीब मुसलमान के लिए तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी दावे करते हैं, लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है। उनकी राय क्या है, वो क्या सोचते हैं, सरकार के फैसले का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा जी, ये बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल। और क्या जिस प्रकार से स्टैंडिंग कमेटी में विभिन्न जो हमारे प्रतिनिधि थे मुस्लिम समाज के, जिन्होंने अपनी आपत्तियां रखी, क्या सरकार उन्हें दूर कर पाई? क्या उनको विश्वास में ले पाई? अरे देश का मुसलमान तो वफादार है भारत वर्ष का। देखिए और पार्टी डेलीगेशन में किस तरह से जाके पाकिस्तान, वफादारी पर कहीं कोई सवाल ही नहीं है सर, वफादारी पर कहाँ सवाल है, सवाल कहाँ है? भरोसा नहीं है तभी तो आप सवाल उछालते हो। नहीं, गलत कलर दे रहे हैं आप, गलत कलर दे रहे हैं सर आप। मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आम मुसलमानों का फायदा होगा कि नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कि नए कानून में उसी का प्रावधान किया गया है। आपकी बात ये सच हो सकती है कि देखते हैं फायदा होगा या नहीं, लेकिन इतना तो गारंटीड है कि पुराने कानून में क्या फायदा हुआ हम सब ने देखा है। पुराने कानून में आम मुसलमानों को क्या मिला है हम सब ने देखा है। नए कानून में होगा या नहीं होगा, प्रावधान किया गया है, होगा या नहीं होगा, आपकी बात सही है कि देखेंगे फायदा होगा कि नहीं होगा। पुराने के वाले में तो गारंटी है ना कि नहीं हुआ है। नहीं, कैसे नहीं हुआ? क्या हुआ है फायदा पुराने वक्फ कानून में आम मुसलमानों को क्या मिला है बताइए? गरीब मुसलमानों को आवास मिला, उनको व्यापार करने के लिए दुकानें मिली और कम दर पे मिली। कहां से डेटा लेकर आए आप? कहां से डेटा लाए हैं? पहले तो कुछ मिला आप सच्चर, आप ही, हम कहते हैं कांग्रेस सरकार ने जो सच्चर कमेटी का गठन किया था ना, आप उसी की रिपोर्ट ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा आम मुसलमानों को क्या मिला है। करने के लिए कहा था, बुलडोज करने के लिए नहीं कहा। सच्चर कमेटी कहती है सुधार करो। इन्होंने कौन सा सुधार किया? देश में एक सुधार बता दें, इनका तो बुलडोजर चलता है। अरे बुलडोजर कभी निर्माण नहीं कर सकता। आप कहां की बात कहां जोड़ रहे हैं सर? कौन से आम मुसलमान पर बुलडोजर चल रहा है? बुलडोजर चाहे वो मुसलमान हो कि कोई और हो, कोई भी कम्युनिटी हो जो अपराधी है उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। सर मैं संस्थाओं की बात कर रहा हूं। संस्थाओं को बुलडोज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कौन सी संस्था? लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया। सबसे बड़ी संस्था तो मीडिया ही है। गजब है। मैं सोशल मीडिया अगर खंगालू ना तो देश के सबसे टॉप पर जो बैठे हुए हैं उनको हजारों गालियों का मैं एक लिस्ट बना कर दे दूंगा आपको। ये बुलडोज करके नहीं होता, ये लोकतंत्र में होता है, जो कि लोकतंत्र है। खैर अभी बहस वो नहीं है। कौशल कांत मिश्रा जी, आपने अभी, खैर वो बहस नहीं है, उस पर तो हम चाहें तो जितनी लंबी बहस कर लें कि क्या इस देश का लोकतंत्र कैसा है और कितनी आजादी है। खैर हाँ, कौशल कांत मिश्रा जी बताइए, नए कानून से आम मुसलमानों को कैसे फायदा होगा? ये तो गारंटीड है पुराने कानूनों से नहीं हुआ था, नए कानून से कैसे फायदा होगा बताइए? देखिए, नए कानून जो लाया गया है उसमें कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है, जो महिलाओं को हक को पुराने कानून में कंसीडर नहीं किया गया जी, वो ऑप्शनल था जी, वो मजबूरी नहीं थी। अब ये कहेंगे कि उसमें था, वो ऑप्शन दिया गया था, हो सकती है, अब ये कंपलसरी बना दिया है। पहले प्रॉपर्टी, घर की किसी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर महिला और पुरुष दोनों का नाम होता है, तो उसमें से महिलाओं से परमिशन नहीं ली जाती थी। महिलाओं को दरकिनार करके केवल पुरुष ही डिसाइड करते थे कि वक्फ को संपत्ति घोषित करनी नहीं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी। जो उम्मीद पोर्टल की बात हो रही है, उम्मीद पोर्टल पे सोचिए 19
1913 से वक्फ पहली बार बनाया गया था जी। 1913 से 2013 के बीच में जी कुल प्रॉपर्टी जो वक्फ में कमाई थी वो करीब एग्जैक्टली बताता हूँ 18 लाख एकड़ थी। और 1913 में जो हमारे साथी दुष्यंत भाई बोल रहे हैं, उनकी कांग्रेस ने कुछ ऐसे प्रावधान चेंज किए इसी वक्त में, और जिसके बाद उन्होंने 1913 से 1924 के बीच में कुल प्रॉपर्टी करीब 12-13 साल में 21 लाख ये एकड़ 2013 से 2024 सर जी 2013 से 2024 तक। हाँ। और टोटल आज प्रॉपर्टी हो गई करीब 39 लाख एकड़, जिसमें से क्या इन प्रॉपर्टी को पोर्टल पे डाला गया? नहीं डाला। जबकि वो पहले कानून की जो अंग्रेजों ने बनाया था उसकी भी अनिवार्यता थी कि हम उसको नोटिफाई करेंगे, बिल्कुल एग्जीक्यूट करेंगे, ऐसा नहीं किया गया। ठीक है। इतने सालों तक सबसे ज्यादा कांग्रेस ने राज किया, उन्होंने उसको करने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक ऐसा कानून लाए जिसके बाद जो इन्होंने असीमित नागर साहब सुन लीजिए, आप तो समझदार आदमी हैं, आपने जो कानून में संशोधन किया उसके बाद ये देखिए कि 58,998 प्रॉपर्टी पे अवैध कब्जा किया गया। ठीक है। उसमें करीब 32 बोर्डों ने 7,85,934 अचल संपत्तियां हैं जिसको नोटिफाई नहीं किया गया जी। 5,973 सरकारी संपत्तियों में वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया जी। आप ये देखिए, ये असीमित शक्तियां जो आपने दी, जो उसको भस्मासुर बनाया, जिसकी वजह से ये कानून को संशोधित करने की जरूरत पड़ी, वो जरूरत है। और एक आखिरी चीज बात करके खत्म करूंगा। आप कह रहे थे कि मोदी जी ने क्या किया पसमानदा मुसलमानों के लिए। साहब, जो योजनाएं बनाई गई थी, लाभार्थी योजनाएं, उसके 43% बेनिफिशियरी आपके पसमानदा, गरीब, शोषित, वंचित मुसलमान। और एक जाते हुए एक चीज बता दीजिएगा, पूरे प्रोग्राम खत्म होने के पहले बता दीजिएगा, कम से कम 2-3 यूनिवर्सिटी का नाम, 2-3 हॉस्पिटल का नाम, 2-3 अनाथालय का नाम, 2-3 शिक्षण संस्थाओं का नाम जो वक्फ ने बनाए। मैंने पूछा था और सिर्फ पूछा ही नहीं था, बल्कि मैंने ये कहा था कि ऐसा कुछ है ही नहीं। पूछिएगा, सबने हाथ खड़े कर दिए, कोई नहीं बता पा रहा। ठीक है। शैलेंद्र के पास मैं एक बार जरा चल। शैलेंद्र, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के तो हम लोग गवाह रहे हैं कि सच्चर कमेटी किस तरह से यूपीए सरकार ने गठित की थी और उन्होंने मुसलमानों और खासतौर पर आम मुसलमानों की दुर्दशा पर कैसी अपनी रिपोर्ट दी थी। जो 2013 में संशोधन का लाभ गिना रहे हैं, उन्हें यह भी बताना होगा कि कैसे 2013 के संशोधन के बाद तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, सैकड़ों वर्षों से जो किसान जिनकी ज़मीनें थी, जो वो उस पर खेती का काम कर रहे थे, अचानक वक्फ का दावा कैसे आ गया, कैसे महाकुंभ की ज़मीनों पर वक्फ के दावे आ गए, कैसे देश की संसद तक पर वक्फ के दावे कर दिए गए। क्या इस लाभ को बता रहे थे, क्या कहना चाहते थे? और जब तुष्टीकरण की बात आती है तो चुप क्यों हो जाते हैं? या तो मान लें, कह दे कि वो अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के तुष्टीकरण पर कुछ नहीं बोलेंगे, उसको भी लाभ के तौर पर गिनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। विनोद जी, जिस तरह से कि आम मुसलमानों और पसमानदा मुसलमानों की बात हुई, अबे नागर साहब कह रहे थे कि बहुत फायदा हुआ पुराने कानूनों से। अभी डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी ने भी कहा और हमने भी कहा, कोई एक ऐसा फायदा दिखा दें जो इसमें कि वक्फ ने किया हो। और दूसरी तरफ किस तरह सच्चर कमेटी ने भी ये बात कही थी कि आना चाहिए 12,000 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा सालाना। आता कितना है? 200 करोड़ रुपए। देखिए, अगर नागर साहब को मैं सुन रहा था, डॉक्टर साहब का भी मैं सुन रहा था, नागर साहब आप बगैर किसी तैयारी के आए हैं, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। आप जब बात कर रहे थे, सुनिए तो सही, वही बात आप बगैर तैयारी के ये सारी चीजें बोल रहे थे। ठीक उसी तरह जैसे आपके पार्टी कांग्रेस के लोग, ये उनको अब तक पता नहीं चल पा रहा है कि हम इस वक्त के सपोर्ट में जाएं या अगेंस्ट में जाएं। डायलेमा में, सुनिए, ये डायलेमा क्यों है? ये डायलेमा है, ये तमाम जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है इस देश में, वो सबसे बड़े हितैषी बनने के नाम पे, वक्फ के नाम पे मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। साफ साफ सुनिए, ममता बनर्जी ने पूरे फौज उतार दिया पश्चिम बंगाल में इस वक्फ कानून के खिलाफ में। उसको ममता बनर्जी को अपना इकबाल दिखाना था। कांग्रेस पार्टी को इस वक्फ के नाम के विरोध में अपना इकबाल दिखाना है। समाजवादी पार्टी को अपना इकबाल दिखाना है।
आपको क्या मिला भैया? आप जो है इस वक्फ के नाम पे जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, यही बात तो फारूक अब्दुल्ला बता रहे थे, यही बात तो कांग्रेस के जो बीजेपी के सांसद हैं पुराने वो बता रहे थे, लालू यादव बता रहे थे कि पटना का पूरा डाक बंगला बेच दिया एक मुतवल्ली ने। बिल्कुल, आप कब्जा कर लोग लिया, रजिस्ट्रेशन अलग-अलग नहीं हिस्सों से आई है ये चाहते, खबर। आप लोग कोई सुधार नहीं चाहते हैं, सिर्फ आप लोग ये गुमराह करते हैं एक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को, कि तुम्हारी सोच करके संपत्तियां वोट छीनी बैंक जा होगा। रही है, आप मस्जिदें दुष्यंत नागर छीनी जी जा का रही जवाब है, लेते हैं। और आप लोग इस गुमराह करके दंगा करवाते हैं ठीक है, मुर्शिदाबाद। दुष्यंत नागर जी, दुष्यंत नागर जी कंक्रीट जवाब दीजिएगा, कोई डैलमा नहीं, कोई इधर उधर नहीं, एकदम कंक्रीट जवाब दीजिए। जब पूछा गया है कि पुराने वक्फ कानून के तहत कौन कौन से इंस्टीट्यूशन बने हैं, कौन कौन से काम किए गए हैं आम मुसलमानों के लिए, एकदम कंक्रीट गिनाइए आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस प्रकार से मिश्रा जी बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन का काम चालू हो गया है, 2013 के कानून में भी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था। अभी आपने लगता है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सुनी ही नहीं। कपिल सिब्बल को क्या पूछा गया? अरे कपिल सिब्बल आपके कहे पहले कपिल होता सिब्बल था, ने अब क्या नहीं हो जवाब रहा। दिया है सुप्रीम कोर्ट में, बताइए। नहीं, आप बताइए ना क्या दिया है, मेरे को मैं वही तो जानकारी कह नहीं रहा है। हूं। उन्होंने कहा कि भाई ये रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था पहले, बोला हाँ था। बोला कि ये क्यों नहीं हुआ, बोला रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं किया गया, जबकि इसका प्रावधान तो अंग्रेजों के जमाने से था वक्फ कानून में। तो ये श्रीमान जी, इतनी सिंपल सवाल भी आपको आंसर नहीं पता? पिछले 11 साल से सरकार किसकी है? 2013 में कांग्रेस की सरकार 14 में चली गई, मई के महीने में। इनको करना था, इन्होंने किया ही नहीं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि अब आप कौशल कांत मिश्रा जी की पार्टी पर फेंक रहे हैं। ठीक है, ये तो आप मान लिए ना, ये तो आप मान लिए कि पुराना जो कानून था उसने कितना कबाड़ा किया था। अब जिम्मेदारी उस पर डाल रहे हैं, जिम्मेदारी बीजेपी पर डाल रहे हैं ना, हाथ डालने का। ठीक है, जिम्मेदारी बीजेपी पर डाल रहे हैं ना, तो इसलिए जवाब डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। हमारी सरकार जब से आई तब से उसने काम करना शुरू किया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को देखना शुरू किया, तभी तो ये पता चला कि केरल के एर्नाकुलम जिले के 600 ईसाई परिवारों की पुश्तैनी जमीन पर वक्फ ने कब्जा बोल दिया। नहीं, फिर भी आपके ऊपर भी सवाल है, 11 साल आपको क्यों लग गए? 11 साल क्यों लग गए डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, बताइए। इन्होंने इतना मतलब कानूनी तौर पे जिस तरीके से असीमित क्षमताएं दी थी कि हम उसको कानूनी तौर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए तो संशोधन लाना पड़ा। आप ये देखिए, करीब करीब 125 गुना प्रॉपर्टी का गेन पिछले 12 साल में हुआ जब से ये संशोधन लाए। इसके अलावा देखिए, कर्नाटका के 40 वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें खेत, सार्वजनिक भूमि, कब्रिस्तान, झील और मंदिर, और कब्रिस्तान वो क्रिश्चियनों के, उस पर भी वक्फ ने कब्जा डाला। ठीक है। इसी तरीके से कर्नाटका के किसानों में विजयपुरा में 1500 एकड़ 15,000 एकड़ जमीन, बल्लारी में, चित्रदुर्ग में, यादगिरी में, धारवाड़ में किसानों की जमीन पे बिल्कुल, ये कब्जा तमाम बोल दिया। पूरे देश ये से, सारे पूरे देश से फैक्ट इस तरह की हैं। लिस्ट जब आई है, सही बात। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चेक किया गया, चीजों को आइडेंटिफाई किया गया, तभी तो कांग्रेस ने जो इसको कहते हैं भस्मासुरी शक्तियां दी, तो उसका चलिए पता ठीक है, चला। समय की कमी है सर, समय की कमी। फिलहाल शुक्रिया डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, दुष्यंत कांत मिश्रा जी, शुक्रिया दुष्यंत नागर जी, फिलहाल यूनिवर्सिटी का शुक्रिया, नाम, हॉस्पिटल का नाम, शुक्रिया, किसी संस्थान का नाम तो दे दीजिए। विनोद जी शुक्रिया, और शैलेंद्र आपका भी शुक्रिया। एक बात तो बिल्कुल साफ है, देखिए नए कानून से कितना फायदा होगा आम मुसलमानों को वो तो हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, और ये सब